देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हिंदी दिवस समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने भी शिरकत की, जहां सीएम ने छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। वहीं सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा और गौरव का प्रतीक है और हम संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने सामान्य बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्राथमिकता से उपयोग करें और देश की इस गौरवशाली धरोहर को समृद्ध बनाएं। भाषाओं के संवर्धन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया, मैं उनकी सबकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आपने कई सारे नवाचार किया है और नवाचार के माध्यम से हमारे नए उदयमान लोगों को भी और भाषा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम, उनको इस दिशा में और ऊर्जान्वित करने का काम और एक कैटालिस्ट की जो भूमिका होती है, कैटालिस्ट की भूमिका को सरकार के माध्यम से, भाषा विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह प्रयास हमारी जो भाषाई विविधता है और उनके विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत 17 हमारे साहित्यकारों को अनुदान प्रदान किया गया है। यह हमारे लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा है जो निश्चित रूप से साहित्यिक परिदृश्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, यह हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले के समय में काफी नुकसान हिंदी का हुआ, उसकी भरपाई आज पूरी शक्ति से की जा रही है। पुराने समय में जो न्यूनता रही है उसको विस्तार देने का काम हो या उसमें अधिकता लाने का काम हो, लगातार हो रहा है। हम अपनी भाषा और मातृभाषा पर गर्व करते हैं। इससे विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खजानदास जी ने भी कहा और सुबोध भाई भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और मुझे समय समय पर जब भी कहते हैं तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी का उत्थान हो, हिंदी का संवर्धन हो, हिंदी का विकास हो। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय करना पड़े तो हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और अनेक मंचों पर आज शिक्षा जगत में भी एक सरकारी मंचों पर भी एक अभूतपूर्व स्थान आज दिया जा रहा है। अभी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे जटिल विषयों की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, जो कुछ समय पहले तक केवल एक कल्पना थी। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी। भाइयों बहनों, आज हिंदी दिवस पर हम सबको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, इसे विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। हिंदी 21वीं सदी की सशक्त भाषाओं में से एक बनाने का दायित्व तो हम सबका है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा से भी शुरू करें और इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं तो हमारे ये सब जो भविष्य के कर्णधार हैं उनसे जरूर कहूंगा कि अनेक भाषाओं को आप सीखने का प्रयास करिए। ज्योतिर्मठ में ऑरेंज अलर्ट के चलते पिछले 55 घंटों से लगातार हो रही झमाझम बारिश आखिरकार थम गई है। नगरवासियों को 3 दिन बाद आज सुबह सूर्यदेव के दर्शन भी हुए, लेकिन नगर क्षेत्र में भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर के बद्रीनाथ बाईपास के नरसिंह मंदिर रोड पर शुक्रवार को भी भूस्खलन हुआ था और आज भी इसी नरसिंह मंदिर रोड पर भूस्खलन होने से सड़क पर भारी कम बोल्डर आ गया, जिसे हटाने की कोशिश जारी है। फिलहाल नरसिंह मंदिर बाईपास रोड पर आवाजाही थमी हुई है और वाहनों को अपर बाजार रोड से बद्रीनाथ गोविंद घाट भेजा जा रहा है। तो वहीं मौसम खुलने के साथ साथ बद्रीधाम और हेमकुंड साहिब सहित फूलों की घाटी की यात्रा भी सुगमता के साथ जारी है। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। कई जगह पर पहाड़ी रास्ते भी बंद हो गए। वहीं हल्द्वानी से गौलापार को जोड़ने वाला पुल गौला नदी की तेज बहाव की वजह से टूट गया, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस ने रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस ने जवानों की तैनाती पुल पर कर दी है। कल शाम से ही गोला का जो डाइवर्जन है वो हमने कर दिया था, और चाहे नरीमन वाला पुल हो या ये जो हमारा गोला पुल वाला है, दोनों पे ट्रैफिक हमने रोक दिया था। अब कुछ गोला पुल के पास में कुछ रोड जो है वो धंसने की सूचना आई है, तो ट्रैफिक पहले से रुका हुआ है। बाकी जिला प्रशासन की टीम उसको देख रही है कि उसमें रिपेयरिंग में कितना टाइम लगेगा। फिलहाल ट्रैफिक कल वहीं से। खबर रानीखेत से है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कई स्थानों में भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं। नगर में राजकीय अस्पताल के निचले हिस्से में भूस्खलन के चलते पेड़ गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ों के गिरने से मीना बाजार के पास दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान यातायात को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। वहीं एसडीएम ने सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल खाली कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।
अभी ये सूचना जैसे मिली अभी तुरंत ये आधे घंटे पहले तकरीबन यहाँ भूस्खलन हुआ है और अभी उसका डैमेज जो है अभी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि डैमेज कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी आगे भी रेड अलर्ट जारी है। कल भी भारी वर्षा होने का अनुमान है, इसलिए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल को अभी जो है सील करवा दिया गया है तथा यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको अन्यत्र जो यहाँ एक नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्शन दिए गए कि ओपीडी अभी ना चालू किया जाए तथा जो आसपास के सीएचसी पीएचसी है उन्हें अभी ये निर्देशित किया जाता है कि वो यहाँ पे रेफ़र ना करें, इसके बजाय कहीं अन्यत्र रेफ़र करें। जब तक ये एग्जैक्टली हम इसको बता नहीं सकते, ये सेफ नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ओपीडी को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सर इसके अलावा और कोई दिशा निर्देश? इसके अलावा अभी यही है कि हम जो यहाँ पे और खतरे में जो पेड़ हैं उनको भी जो कार्रवाई के तहत उसको भी कटान के लिए कर रहे हैं तथा जो यहाँ पे रोड है और दुकानें हैं जो आसपास की जो भी अभी खतरे की घटना है उनको भी तत्काल जो है बंद किए गए जब तक कि आपदा जो रेडी कर रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बार चुनावों में अध्यक्ष पद पर दुर्गा मेहता और महासचिव पद पर वीरेंद्र रावत चयनित हुए हैं, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजत मित्तल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह मेर, महिला उपाध्यक्ष मधु नेगी और उप सचिव पद पर कुंदन नेगी ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर दुर्गा मेहता को 471 वोट मिले, जबकि विजय भट्ट को 291 मत मिले। कि दोनों चैम्बरों में की सफाई स्थितियां ठीक करना और जूनियरों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था और इंश्योरेंस और जो 65 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन सिस्टम और अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए उत्तराखंड सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तराखंड प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बम्पर वोटों से जो प्यार और स्नेह मुझे दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके इस विश्वास को पूरा करूंगा और पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहले मेरे जूनियर अधिवक्ताओं की प्राथमिकताएं हैं। मेरे जूनियर भाइयों ने जिस प्रकार से मुझे स्नेह और प्यार दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। संपन्न हुए बड़े शांतिपूर्वक। हमारे नए जो अध्यक्ष के पद पे प्रत्याशी चयनित होकर आए हैं दुर्गा सिंह मेहता जी, काफ़ी अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं। और महासचिव के पद पे वीरेंद्र सिंह रावत जी जीत के आए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके जीत के आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा ये चुनाव हुआ। अब इस चुनाव की घोषणा के तहत सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हमने विजयी घोषित कर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि चूँकि सोमवार तक हाईकोर्ट बंद है, तो मंगलवार को हम और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे हल्द्वानी से खबर का, जहां आयोजित राज्य स्तरीय उत्तराखंड विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंडर 14 कैटेगरी में जोशीमठ की कुमारी काव्या ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। चमोली का प्रतिनिधित्व कर रही कुमारी काव्या ने नेशनल
स्कूल फेडरेशन टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। काव्या के इस प्रदर्शन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अब जोशीमठ की काव्या नेशनल स्कूल फेडरेशन गेम्स टीटी में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। बीते दिनों देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसके बाद कई खामियां पाई गईं। तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जाए और जो लापरवाही बरतने वाली कंपनी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद नगर निगम भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कूड़ा उठान की व्यवस्थाएं सही से की जा रही हैं। इसमें जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। साथ ही कूड़ा उठाने वाली कंपनी भी अगर लापरवाही बरत रही है तो उन पर भी तुरंत चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है।